गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ये एक तरह का पिक्चोरियल ग्लिम्पसेस है, यानी हम पिक्चर्स के माध्यम से, अलग अलग डायग्राम के माध्यम से हम अपने पास्ट को देखना शुरू करेंगे। और ये हम अपने 100 साल के इतिहास को देखेंगे, 1757 से लेकर के 1857 के बीच की। और इस बीच क्या क्या हुआ हम छोटे छोटे पिक्चोरियल माध्यम से देखते हैं। पहला पोर्शन हम देखते हैं द मार्टियर्स, यानी हमारे शहीदों के लिए। एट फंक्शन इन दिल्ली, ये आप इनको पहचानते हैं, ये कौन है? जी हाँ, ये हैं लता मंगेशकर जी। ये गाना गा रही हैं, ओ माई कंट्रीमैन लेट आवर आइज फिल्ड विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टर्स। आप लोगों ने ये गीत बहुत सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना इन शहीदों के लिए दिल्ली में फंक्शन में गाया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं हमारे बहुत सारे जाने माने हस्ती जो हमारे आज़ादी के लिए बहुत काम किया, उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं। जैसे यहाँ ये आपको दिख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी, मौलाना अब्दुल कलाम, और ये हमारे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये सब हमारे शहीदों में हैं। अब शुरुआत करते हैं 1757 से 1849 के बीच की घटनाएं क्या क्या हुई। ये आप देख सकते हैं। पहले देखिए ये इंडिया का रूप कितना बड़ा था। ये पाकिस्तान अलग नहीं था, पाकिस्तान भी हमारे साथ जुड़ा हुआ था। ये मैप है हमारा 1765 का। ये जो पिंक कलर में है ये है ब्रिटिश टेरिटरी, यानी ये जो आपका पोर्शन है ये थोड़ा सा बिहार का पोर्शन, यहाँ पे आपका अरुणाचल का और आपका नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सब पोर्शन, और ये यहाँ पे थोड़ा सा कोस्टल एरिया, ये आपका ब्रिटिश टेरिटरी था। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। अपने सुपीरियर यानी उन्नत किस्म के वेपन्स के बल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी पावर को 18th सेंचुरी में इंडिया में बढ़ाता चला जा रहा था। इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड, जो हमारे प्रिंस वगैरह थे ये सब दूर की दृष्टि नहीं रखते थे, यानी तुरंत तत्काल की सोचते, आगे फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में सोचते नहीं थे। दैट अपस्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। अब ये देखो, एक राजा क्या कह रहा है कि हमें इंग्लिश मर्चेंट्स की मदद लेनी पड़ेगी ताकि वो हमें हरा सके, वो हमें हरा देंगे नहीं तो। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्ग्रेंट फाइट्स, वहाँ के लोगों के बीच में किसी भी तरह की शांति नहीं थी, क्योंकि इस तरह की छुटपुट घटनाएं होती रहती थी। जब किसी की ज़रूरत पड़ती तो वो क्या करते, ब्रिटिश आर्मी की मदद लेते, क्योंकि उनके पास उन्नत किस्म के हथियार थे। द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और होता क्या था, जो दुश्मन राजा होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करते, और इसकी तरीके से मदद करते करते जो ब्रिटिशर्स हैं वो पावरफुल होते गए, और जो इंडियन प्रिंस वगैरह थे ये उनके एहसानों तले दबते चले गए, वन बाय वन, एक एक करके। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। लेकिन इन्हीं बीच एक दूरदर्शिता रखने वाले एक रूलर थे जिनका नाम था टीपू सुल्तान। आपने नाम सुना होगा टीपू सुल्तान का। मैसूर के ये राजा थे, इनको दूरदर्शिता थी, इनके बात समझ में आई कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की सोच रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ाई की और मरते दम तक उनसे लड़े। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। हाउ डिड द इंडियन रिएक्ट दीज कॉन्क्वेस्ट। अब जो यहाँ पे जीत हार का फैसला होने लग गया, जो राजा महाराजा एक दूसरे को हराने लग गए, तो लोगों के बीच में कैसे कैसे बातें चल रही हैं। एक कह रहा है कि ये देखो पूरे देश में शांति है, अब कोई भी एक दूसरे को लूट नहीं रहा है, लूट मार नहीं हो रही, चोरी डकैती नहीं हो रही है।
एक कह रहा है कि भगवान ने ब्रिटिशर्स को हमारे लिए भेजा है, एक कह रहा है कि डेस्टिनी जो है, हमारी किस्मत जो है वो उनसे जुड़ी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो हमारे लोग निचले दर्जे के लोग हैं, यानी किसान हैं या जो साधारण लोग हैं, ये तो राजा महाराजाओं का कहना है कि ब्रिटिशर्स की वजह से हमें बड़ी शांति मिली, लेकिन जो लोग हैं इनका क्या कहना है? द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो वाइट हैं यानी ब्रिटिशर्स जो हैं, इन्होंने हमारे राजाओं को या तो मार दिया या उनको गद्दी से उतार दिया। सम किंग्स वेयर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेयर ऑफ दिस लैंड। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि माना कि सारे किंग जो अच्छे नहीं होते, पर कम से कम वो हमारे ही तो थे, हमारे देश के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। अब हम विदेशियों के गुलाम बन चुके हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, जो ब्रिटिशर्स थे वो लोगों की मदद करते और बदले में अपना एहसान लाते और अपना काम निकालते। 1765 से 1836 के बीच में क्या हुआ? Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage। और जो धार्मिक लोग थे वो उस दौरान अनटचेबिलिटी यानी अछूतपन और बाल विवाह के प्रति अपनी आइडियाज़ दे रहे थे। Anyone who crossed the seas loses his religion। ये कहते थे क्या कि जो कोई भी समुद्र पार करके जाएगा उसके धर्म से हम बेदखल कर देंगे। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। कुछ लोगों का कहना था कि इस दुनिया में जो भी दुख तकलीफ है वो सब किसकी वजह से है? औरतों की वजह से है। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि जो इंडियंस थे उन लोगों ने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया और ब्रिटिशर्स ने उनका पूरा फ़ायदा उठाया। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, incapable of honesty, true your honor but I'm honest। अब हो क्या रहा है, ये विदेशी जो अंग्रेज हैं ये आपस में बात कर रहे हैं इस इंडियन के सामने और क्या कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं ये विश्वास पात्र नहीं है, ये ईमानदार नहीं। तो ये क्या कह रहा है, जबकि इंडियन होने के नाते इसे विरोध करना चाहिए था, पर ये क्या कह रहा है, आप सही कह रहे हैं योर ऑनर, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं आपका सच्चा सेवक हूँ, बाकी सब गद्दार हैं। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields। अब ब्रिटिश जो थे वो मर्चेंट थे, यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, तो उन्होंने क्या किया, बड़ी प्रॉफिट कमाने के लिए बड़े बड़े टैक्सेस लगाने शुरू किए। अब टैक्सेस कैसे लगाए? उन्होंने क्या किया, जिन राजाओं की उन्होंने मदद की दूसरे राजा को हराने के लिए, उनके ऊपर कह दिया आपको इतने % अपने राशि खजाने से टैक्स हमें देना पड़ेगा। जो राजा हैं उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ना है, मर कौन रही है? बेचारी जनता। और आखिरकार जो फार्मर्स थे उनको अपनी ज़मीन खाली करके जानी पड़ी। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। देखो अब ये क्या कह रहे हैं, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डू नॉट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू इन जेल। ये इस व्यक्ति से देखो ब्रिटिशर्स क्या कर रहा है, टैक्स मांग रहा है और कह रहा है कि लेकिन आपके लोग तो मेरा सारा अनाज ही ले जा रहे हैं, मैं टैक्स कैसे दूंगा? लेकिन फिर भी ये ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं कि अभी भी तुम्हारे ऊपर एरियर्स बकाया है और अगर अगले हफ्ते तक नहीं दिए तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। यानी ज़बरदस्ती की लूट मचा रखी है और इन सब को नज़रअंदाज करके बैठे हुए हैं हमारे राजा महाराजा, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स से मदद लिए बैठे हैं, उनके एहसानों तले दबे हुए हैं। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने और भी नए नए हथकंडे अपनाए जिनसे उनको ज़्यादा और ज़्यादा प्रॉफिट्स हो सके। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन बॉट इनटू इंडिया। इन्होंने एक नया रूल क्या लागू किया कि जो भी सामान इंग्लैंड में बनेगा और जब वो इंडिया में आएगा तो उसके ऊपर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होती है बेटा? जब कभी भी कोई सामान किसी देश से दूसरी देश में जाता है तो हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो तरह के टैक्सेस देने पड़ते हैं। ये एक तरह का टैक्स होता है। इंपोर्ट ड्यूटी किसको मिलता है? जिस देश में वो सामान पहुंच रहा है, और एक्सपोर्ट ड्यूटी किसको देना पड़ता है? जिस देश से वो जा रहा है। तो इंडिया में ब्रिटिशर्स का जब सामान आएगा तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अ गुड आइडिया, आपस में बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। और इस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नए नए नियम थे
इसकी वजह से हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ पंगु होती चली गई। क्रिपल मीन्स पंगु हो जाना। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिस्टन्स एंड देयर बिजनेस। जो एक्सपर्ट आर्टिस्ट थे, जो हथकरघा से, हाथ से बुनकर लोग थे, इनका पूरा कारोबार बर्बाद हो गया। क्योंकि क्या होता था, वहाँ से बने बनाए कपड़े आते, तो इंडियन बनाए हुए कपड़े जो कि बनने में बहुत मेहनत लगती है, तो निश्चित उसका दाम भी होगा। वो सारी इंडस्ट्री खराब होने लगी, बर्बाद होने लगी। अब उसी बीच 1772 से 1833 के बीच एक व्यक्ति आए जिनका नाम था राम मोहन राय, जिनको राजा राम मोहन राय के नाम से भी जाना जाता है। राम मोहन राय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country। ये जो राम मोहन रॉय थे, इनको समझ में आया कि इस देश में क्या गलत हो रहा है। Let us not despise ourselves। Our ancient culture is great and we are capable of great achievements। We must first reform our society। Superstitions have been ruining us। राजा राम मोहन राय कहते हैं कि हमें अपने आप को यूं ही बर्बाद, यूं ही बेकार नहीं करना चाहिए। हमारी जो पुरानी सभ्यता है वो बहुत ही महान है और हमारे अंदर ग्रेट अचीवमेंट्स हैं। सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी को ठीक करना होगा। ये जो सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास है, इनको दूर भगाना होगा। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, अपनी वाइफ से वो बात करते हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। वो उसको समझाते हैं, अपनी वाइफ को, उमा को, कि जिस प्रकार से गाय अलग अलग रंग की हो सकती है, काली हो सकती है, सफ़ेद हो सकती है, चितकबरी हो सकती है, पर दूध तो सभी का सफ़ेद होता है। इसी प्रकार से जो टीचर्स हैं वो अलग अलग बात बता सकते हैं। जैसे मुस्लिम टीचर्स अलग बात बता सकते हैं, हिंदू टीचर्स अलग बता सकते हैं, पर सभी धर्मों का एसेंस, सभी धर्मों का निचोड़ एक है। हर किसी का एक ही मानना है कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरी दुनिया एक की बनाई हुई है, सबका परमात्मा एक है। अब आप उसको चाहे अल्लाह के रूप से नाम जान लो, या फिर भगवान मानो, या जीसस मानो, या गुरु नानक मानो, पर हर किसी का यही कहना है। हर धर्म में एक ही बात सिखाई जाती है, शांति और सौहार्द के साथ एक दूसरे के साथ रहना। किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि दूसरे को मारे। तो हर धर्म का एक ही कहना है, एक ही काम है। ये बात राजा राम मोहन राय अपनी पत्नी उमा को बताते हैं। ही वॉज अटैक्ड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, क्योंकि जो राम मोहन राय थे ये साइंस और मॉडर्न नॉलेज को मानने वाले थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उनका कहना था कि नॉलेज जो है वो साइंटिफिक और प्रैक्टिकल होना चाहिए। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। देयर ही टोल्ड देम। उसके बाद राम मोहन राय समुद्र पार करके, समुद्र के रास्ते इंग्लैंड पहुंचते हैं और वहाँ जा कर के देखते हैं कि आखिर ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल कैसे हो गए। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। अब वो आकर के बात करते हैं ब्रिटिशर से कि ठीक है, हम मानते हैं कि आप हमारे शासक हो गए, लेकिन हम भी आपकी प्रजा हुए, तो एक शासक का अपनी प्रजा के प्रति भी कुछ कर्तव्य बनता है। ये बात राम मोहन रॉय ने कही। ऑपरेशन यानी दबाव, पीड़ित जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए उनके बारे में 1765 से 1835 के बीच में देखते क्या क्या हुआ। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस। एक दूसरे का शोषण करना, ब्रिटिशर्स जो हैं इंडियंस का शोषण करना जारी रखते हैं। In 1818 they had passed Regulation 3. Under it an Indian could be jailed without trial in the court। एक नया नियम पारित किया जिसमें ये था कि किसी भी इंडियन को बिना कोर्ट में ले जाए हुए भी डायरेक्टली जेल में डाला जा सकता है। यानी कोई भी कोर्ट की ज़रूरत नहीं, किसी भी जज की ज़रूरत नहीं, जिसको मन किया उसको उठा करके जेल में डाल दिया। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private businesses। और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इंडिया में, इनको बड़ी बड़ी सैलरी यानी बहुत महंगी सैलरी मिलती और साथ ही साथ वो अलग से प्राइवेटली भी अपने लिए खूब पैसा इकट्ठा करने लगे। By 1829 Britain was exporting British goods worth even crores rupees to India।
और 1829 तक ब्रिटिशर्स जो हैं इंग्लैंड से बड़े बड़े सामान जिसकी इंडियन वैल्यू के रूप में करोड़ों के रुपए में उसकी वैल्यू थी, इंडिया लाने लग गए। गवर्नर जनरल बेंटिंक रिपोर्टेड बैक होम द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। अब देखो यहाँ आप देख सकते हैं कि करोड़ों रुपए का सामान जो इंडिया में आने लगा, तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो तो रईस होने लग गए, उनकी चांदी हो गई, लेकिन जो इंडियन कंपनीज थी वो धीरे धीरे मरने लग गई क्योंकि उनका सामान कोई खरीदता नहीं था। तो जो गवर्नर जनरल थे जब वो वापस पहुँचे तो उन्होंने क्या कहा, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि जो हथकरघे हैं इनकी हड्डियां जो हैं ये गल रही हैं, ये इंडियन प्लेन्स में काम करते करते मर रहे हैं। डिससेटिस्फैक्शन यानी अब असंतोष की भावना कैसे जागृत होती है 1835 से 1856 के बीच में। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इन 1835 एन Englishman named Macaulay suggested a change। उस समय इंडिया में जो एजुकेशन था वो संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज में था। तो एक अंग्रेज जिसका नाम मैकाले था, ये बहुत ही फेमस पर्सन है मैकाले, आप आगे चल के पढ़ेंगे, मैकाले बहुत ही फेमस पर्सन है। तो उन्होंने एक बात कही, एक सेकेंड, उन्होंने एक बात कही कि इंडियन लैंग्वेज जो है, जो हमारी टीचिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। आई एग्री। उन्होंने कहा कि हमें लोगों को यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, जो हमारा मीडियम होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। और दूसरा कहता है बिल्कुल आई एग्री। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू हुम ब्रिटिश gave petty job under them. Identically, it is also produced a new generation of intellectuals। अब बात क्या हो रही है कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंडिया में सिर्फ क्लर्क्स ही पैदा कर सकेंगे, ऑफिसर नहीं बन पाएंगे, जिनको पेटी मीन्स छोटी मोटी सैलरी दे करके उनको हम अपने अंडर काम कराएंगे। और अगर कहा जाए तो एक नई जनरेशन हमारे पास तैयार होगी जो कि काम करने में माहिर होगी पर रहेगी हमारी गुलाम। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स एंड वी ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवांसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब आपस में ये लोग बात कर रहे हैं कि हमें अपने भाइयों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, हमें उनकी स्थिति सुधारनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमें इस प्रकार की शिकायत जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में करनी चाहिए। ये बातें चल रही, असंतोष की भावना क्यों? क्योंकि काम हम सब कर रहे हैं और सब कुछ, सारी सैलरी कौन ले रहा है? ब्रिटिशर्स ले रहे हैं, सारे मजे ब्रिटिशर्स ले रहे हैं। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कंकर्ड होल इंडिया। अब देखो यहाँ आप देख सकते हैं, शुरुआत में हमने आपको डायग्राम दिखाया था, पहले सिर्फ इस पोर्शन में ब्रिटिशर्स थे और यहाँ कॉर्नर में थे, अब ये पिंक कलर पूरी जगह भर गया है। They cared little about the needs of Indian. Our kings have become puppets. We have lost our old jobs and lands. They are converting our brothers. You only talk, do something to drive them out. अब यहाँ पे लोग आपस में बात कर रहे हैं कि इनको हमारी बहुत कम चिंता है, उन लोगों ने हमारी ज़मीन हड़प ली एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या है? 10 स्पार्क्स, यानी किस प्रकार से चिंगारी उठी और किस प्रकार से रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट बोले तो विद्रोह हुआ। और यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। ये सब कॉमिकल फॉर्म में है, ये सब आपने पढ़ा होगा। मैं एक हिंट दे रहा हूँ, झांसी की रानी से रिलेटेड है, आप इनको पढ़िएगा। जो समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो टिल देन इसको आप जरूर पढ़िएगा एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन आंसर्स। Tomorrow we will discuss and give you the question answers. Till then, have a good day.